सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 19 अक्टूबर। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 3 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे 17 से लेकर 19 अक्टूबर के। क्योंकि साथियों पिछले 2 दिन से क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है। लास्ट जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है ये आपको 16 अक्टूबर को देखने को मिली थी। और मैंने साथियों आप लोगों को बताया भी था कि 2 दिन से क्या है कि मैं भी गाँव गया था, और इसी कारण क्या है कि आपके लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग साथियों कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आज ही कवर कर ले। और एक दो क्वेश्चन से साथियों जो छूट जाते हैं उनको मैं आपको 20 अक्टूबर को कवर कराऊंगा। तो आज हम लोगों ने रिवीजन का सेशन नहीं रखा है, क्योंकि क्लास क्या है कि काफी ज्यादा लंबी हो जाती। तो आप लोगों से आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो वार्षिक उत्सव है जिसका नाम मेरा हो चोंगवा 2024, ये भी कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये साथी जो मेरा हो चोंगवा फेस्टिवल है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि ये फेस्टिवल महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहले तो आप लोग आंसर याद रख लीजिएगा कि ये फेस्टिवल जो है ये मणिपुर के अंदर मनाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी भी 18 अक्टूबर को गए कि मणिपुर के अंदर जो दो जनजाति है, एक का नाम मैतेई और दूसरी जो पहाड़ी इलाके में पाई जाती है कुकी, इन समुदाय के बीच ये जाति संघर्ष के बीच गुरुवार को मेरा हाउ चोंगवा वार्षिक उत्सव मनाया गया है, ताकि साथियों पहाड़ी और घाटी घाटी क्षेत्र में रहने वाले जो स्वदेशी समुदाय है इनके भी स्वदर्पण और पारंपरिक बंधन को क्या है कि मजबूत किया जा सके। और मणिपुर में भी साथियों ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है, तो मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, यहीं के पास एक स्थान है जिसका नाम है सना कोनुंगा, यहीं पर यह फेस्टिवल मनाया गया है। अब बात करते साथ हम लोग अन्य महोत्सव के बारे में। तो पिछले 2 महीने के अंदर जितने भी मैंने आपको फेस्टिवल से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज कराता हूँ, सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों अंडूरी महोत्सव और हरेला उत्सव पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि उत्तराखंड के अंदर मनाए जाते हैं दोनों के दोनों। लेकिन साथियों इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आप लोगों से सिंपल पूछे कि जो हरेली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो आप लोग आंसर कीजिएगा छत्तीसगढ़। लेकिन हरेला पूछे तो उत्तराखंड के अंदर। चापचरकुट फेस्टिवल की बात करें तो ये मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। होजगुरी फेस्टिवल ये मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर। ओणम फेस्टिवल की बात करें तो ये मैंने आपको सितंबर महीने के अंदर ही पढ़ाया, ये कहाँ पर मनाया गया तो केरल के अंदर। इसके बाद मैंने आपको पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और इसी में साथ ही यदि पूछे खाली सिंपल कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है तो आंसर कीजिएगा आप लोग नागालैंड। लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछे तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सुरुई लिली फेस्टिवल की बात करें तो ये मणिपुर के अंदर ही मनाया जाता है। लोसार महोत्सव ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। लेकिन इसी में अगर लोसांग पूछे तो आप लोग आंसर कीजिएगा सिक्किम। और नुआखाई उत्सव ये भी मैंने आपको 16 सितंबर को पढ़ा है, ये भी उड़ीसा के अंदर मनाया गया है। आई होप साथियों को फेस्टिवल से संबंधित सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है, और आप लोगों से पूछ रहा है कि विश्व जो खाद्य दिवस है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो यह दिवस साथी जो वर्ल्ड फूड डे है ये प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी ये जो विश्व खाद्य दिवस है ये भूख को मिटाने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मनाया किसके द्वारा जाता है ये फेस्टिवल, सॉरी दिवस, तो ये हर साल जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इसी के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 16 अक्टूबर 1945 को। और इस बार के लिए वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है तो राइट टू फूड्स फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर, ये 2024 के लिए वर्ल्ड फूड डे की थीम है। अब बात करते हैं हम लोग इसी के साथ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कहाँ पर है, तो याद रखेंगे इटली के रोम के अंदर। वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं तो 195। और इसका मकसद क्या है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। भूख को कम करना, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण को खत्म करना और गरीबी को
समाप्त करना इसका उद्देश्य है। ये साथियों अक्टूबर महीने के सारे दिवस है। आज आप लोग पीडीएफ के माध्यम से खुद से रिवाइज कीजिएगा, वरना क्लास काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको 20 अक्टूबर को ये सारे के सारे दिवस एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आप लोगों को? तो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको दोनों फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाएगी। चाहे तो दोस्तों आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोग ये ओल्ड फॉर्मेट में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिस फॉर्मेट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब आज के हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस बैंक ने भी सिंगापुर देश में अपनी पहली शाखा खोली है? तो वैसे तो साथी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको इमेज के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये खोली भी एचडीएफसी बैंक ने। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी जो एचडीएफसी बैंक है, इसने सिंगापुर के अंदर अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इस शाखा का उद्घाटन किया किसने, तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के जो प्रमुख है राकेश सिंह, इन्होंने ही एचडीएफसी बैंक की पहली शाखा का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं हम लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो इसके साथ ही जो स्थापना है 1994 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अध्यक्ष इसके अतानु चक्रवर्ती, जबकि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है तो शशिधर जगदीशन। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो पिछले कुछ समय पहले मैंने आपको एचडीएफसी बैंक से एक क्वेश्चन और पढ़ाया था कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, यहाँ पर अभी शाखा खोलने वाला जो पहला निजी बैंक है ये कौन सा बना था? तो एचडीएफसी बैंक ही बना था ये। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों को जो चौथा क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी शतरंज मास्टर 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीते साथियों भारत के अर्जुन एरिगेसी ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी प्रश्न के माध्यम से मैंने पिछले 2 महीने के अंदर आपको जितने भी शतरंज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए वो मैं आपको आज सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा। तो इन सभी को भी ध्यान से समझिएगा। पहले इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। अभी 18 अक्टूबर को क्या है कि जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है हमारे अर्जुन एरिगेसी, इन्होंने WR शतरंज मास्टर 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने ये जो खिताब है ये किसको हराकर अपने नाम किया है? तो फ्रांस के मैक्सिमम वाचियर लाग्रेव को हराकर। और इस जीत से क्या है किनको पुरस्कार के तौर पर कितनी इनामी राशि दी गई है? तो 20,000 यूरो की। और अगर ये भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 18.23 लाख रुपए की। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में बोला है कि आज मैं आपको शतरंज से रिलेटेड सारे के सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये रिवाइज कराने वाला हूँ, जो कि हम लोगों ने पिछले 2 महीने के अंदर पढ़े हैं। तो आप लोगों से इसी में पहला प्रश्न पूछ रहा है कि जो कार्तिक वेंकटरमन है, याद होगा आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अभी 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। नॉर्वे के जो नंबर 1 चेस ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने भी नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीता था। बात के भी 45वें फीडे चेस ओलंपियाड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। अब हाल ही में बने हम लोग नए शतरंज ग्रैंड मास्टर को देख लेते हैं। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि भी 85वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो ये पी श्याम निखिल बने थे। 84वीं कौन बनी थी? तो आर वैशाली। अब बात करते हम लोग फीडे के बारे में। तो साथ ही जो फीडे ये अंतरराष्ट्रीय शतरंज की एक संस्थान है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय का है इसका तो लॉर्जेंट स्विट्जरलैंड के अंदर। अध्यक्ष इसके आर्कडिज डुबारकोविच। और वर्तमान में इसके उप अध्यक्ष कौन है? तो ये भारत के विश्वनाथ आनंद। अब हम लोग शतरंज से संबंधित और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि साथ ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी फीडिंग रेटिंग पाने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं ये कौन बने हैं? तो ये उदयपुर के स्वयं व्यास बने थे। जम्मू कश्मीर के मैंने आपको पहले शतरंज इंटरनेशनल मास्टर पढ़ाए थे, जो कि कौन बने थे? तो इनका नाम है साथी सोम कामोत्रा। और अभी फीडे कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट में चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले
सबसे कम उम्र के जो दावेदार हैं ये कौन बने थे? तो इनका नाम है गुकेश डी। अब आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के साथ आपको लोग पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने 9000 टेस्ट रन जो है ये पूरे कर लिए? ये किए अभी साथियों विराट कोहली ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों जो भारतीय बल्लेबाज है विराट कोहली, इन्होंने भी 9000 टेस्ट रन जो है ये पूरे कर लिए। और विराट कोहली जो है ये 9000 टेस्ट रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो उपलब्धि है इन्होंने किसके खिलाफ हासिल किए, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल किए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर। हालांकि साथ ये सबसे तेज तो नहीं है 9000 टेस्ट रन पूरे करने वाले, क्योंकि ये भारत के लिए जो सबसे तेज 9000 टेस्ट रन पूरे करने वाले हैं ये रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम है, जिन्होंने 176 पारियों में ऐसा कारनामा किया था। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी के बारे में। तो सबसे ज्यादा तेज जो 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी है ये कुमार संगकारा है, जो कि टॉप पर है। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो स्टीव स्मिथ। अब आज का छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर विधानसभा है, यहाँ का जो प्रोटेम स्पीकर है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बना दिया साथियों मुबारक गुल साहब को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा साहब, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ जो नेता है जिनका नाम है मुबारक गुल, इनको भी नवनिर्वाचित जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है यहाँ का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। और मुबारक गुल क्या है कि ये ईदगाह सीट से इन्होंने जीत हासिल की है। और अभी साथियों जो मुबारक गुल है ये करेंगे क्या, तो 21 अक्टूबर को श्रीनगर के विधानसभा परिसर में क्या है कि जो सभी विधायक हैं इनको शपथ दिलाएंगे। बात करते साथ हम लोग जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न के बारे में। तो ये साथियों खुद में न्यूज है, हालांकि इनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। जैसे कि नॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उपाध्यक्ष है उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने भी जम्मू कश्मीर के क्या है कि पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है। इसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अभी जो सुरेंद्र कुमार चौधरी हैं ये जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। और इसके अलावा सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद अहमद और सतीश शर्मा, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। जम्मू कश्मीर के बारे में पूछे तो इसे केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया था। राजधानी क्या है, तो यहाँ की दो राजधानी है, एक तो श्रीनगर, दूसरी जम्मू। उपराज्यपाल मैं आपको बता चुका हूँ जो कि कौन है, तो मनोज सिन्हा साहब। अब आज के सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का सातवें आप लोगों से सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी सातवीं जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा है ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये नवंबर महीने के अंदर आयोजित की जानी है। और कहां पर, तो नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल सातवीं जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा है ये 3 से लेकर 6 नवंबर तक नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है यहीं पर आयोजित की जाएगी। और ये जो कार्यक्रम है ये सौर ऊर्जा अपनाने, तैनाती के लिए वित्त जुटाने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित होगा। बात करते समय हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो याद रखिएगा ये मात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2015 के अंदर हुई थी और भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। अध्यक्ष इसके पहला जोशी साहब। और इसमें वर्तमान में 120 से ज्यादा क्या है कि सदस्य देश हैं। और अभी साथियों मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है, यदि आप लोगों को याद हो तो, कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका 101वां जो सदस्य देश है ये कौन सा बना था, तो ये नेपाल बना था। 100वां कौन सा बना था, तो 100वां बना था पराग्वे। और जबकि 99वां कौन सा बना था, तो 99वां स्पेन बना था। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी मिस इंडिया 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? ये जीत लिया अभी साथियों मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है यहीं की रहने वाली है ये निकिता पोरवाल। और इन्होंने भी क्या है कि मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है।
बात कर सकते हो निकिता पौरवाल की, तो अब ये करेंगी क्या, तो अब ये मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब ये सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेताओं को देख लेते हैं। जैसे कि भी मिस ईआई 2024 का खिताब किसने जीता था, तो मोरक्को की केंजा लेली ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 कौन बनी थी, तो ध्रुवी पटेल। मिस अमेरिका 2024 कौन बनी थी, तो मेडिसन मार्स। और अभी मिस इंडिया व्यूनेस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता था, तो एलेन जांद्रा मारिसा रोड्रिग ने। अब आज के 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का साथियों को जो 9वां क्वेश्चन है, ये सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहे हैं कई बात के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन बने हैं। ये बन चुके हैं साथियों संजीव खन्ना साहब। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों इससे पहले वाले जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, डी वाई चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने सरकार से संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। और अब जो संजीव खन्ना है ये सुप्रीम कोर्ट के 51 में चीफ जस्टिस होंगे। हालांकि साथ जो डी वाई चंद्रचूड़ साहब है ये 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद जस्टिस जो खन्ना है ये पद संभालेंगे। और जस्टिस खन्ना का साथ जो कार्यकाल है ये सिर्फ 6 महीने का ही होगा। और ये 13 मई 2025 को गए कि रिटायर होंगे। अब बात करते हैं लोग जस्टिस खन्ना के बारे में। तो 14 मई 1960 को नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से क्या है कि कानून की पढ़ाई की है। अब पहले साथ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो साथियों ये आप लोग क्वेश्चन याद रखेंगे। यदि आप लोगों से पूछे कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये एच.जी. कानिया थे, जो कि 1950 से लेकर 51 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले यदि आप लोगों से व्यक्ति पूछे तो कमल नारायण सिंह थे। और इन्होंने 1991 में क्या कि मात्र 17 दिनों तक सेवा की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज पूछे तो याद रखेंगे न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थी। और ये सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर 1989 से लेकर 29 अप्रैल तक 1992 तक। अब बात करते साथ हम लोग के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो साथियों ये है कि किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो हाई कोर्ट है यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लेकिन साथियों ये जरूरी नहीं है कि ये जो 5 वर्ष का अनुभव है ये किसी एक ही हाई कोर्ट में हो। चाहे तो ये 2 हाई कोर्ट में भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए इनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 2 वर्ष का अनुभव है, बाकी के 3 वर्ष का जो अनुभव है ये इनको उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का है, तब भी ये मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। और उनके पास उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति करता कौन है। तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें फिलहाल 34 न्यायाधीश है। इसमें से एक तो साथियों मुख्य न्यायाधीश है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भी संजीव खन्ना साहब बन रहे हैं। और बाकी के 33 अन्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या है कि 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कि भारत का शीर्ष अदालत है। ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और ये एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है इसी के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। अब आज का 10वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति जो है ये कहां पर लगाई गई है। तो ये जो साथियों मूर्ति है यह भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही लगाई गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि अभी लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की नई मूर्ति ये लगाई गई है। और इस मूर्ति की कह सकते हो कि आंख पर पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत दे दी थी। इस नई मूर्ति को बनवाया किसने, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब 50वें नंबर के। इन्होंने ऑर्डर देकर इसको बनवाया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। अब बात करते साथ हम लोग अन्य स्टैचू के बारे में। तो जैसे कि साथ स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित है, ये कहां पर
उद्घाटन हुआ था इसका, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित है। कहाँ पर है ये? तो अमेरिका के मैरीलैंड के अंदर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कहाँ पर है? तो केवड़िया गुजरात के अंदर। और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की बात करें तो भगवान शिव की है, ये नाथ द्वार के अंदर। अब आज के 11वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? आज का आपका जो 11वां क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अभी जो नए चेयरमैन है ये कौन बने हैं? ये बन चुके साथ टीबी नरेंद्र साहब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी टाटा स्टील के जो सीईओ है टीबी नरेंद्र, इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन चुना गया है। और टीबी नरेंद्र क्या है कि 31 मार्च 2025 तक इस पद पर रहेंगे। और ये साथ ही दूसरी बार है जब किसी भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का प्रमुख चुना गया है। इससे पहले 2021 में क्या है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जो चेयरपर्सन थे, नाम तो इनका संजय देंजल, इन्होंने इस संस्थान के हेड बनाया गया था। अब बात करते हम लोग वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बारे में। तो इसकी स्थापना 10 जुलाई 1967 को हुई थी। मुख्यालय का है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। यह दुनिया भर में स्टील इंडस्ट्री की कंपनियों का संगठन है। और इसके मेंबर क्या है कि दुनिया में टोटल स्टील प्रोडक्शन का 85% के लिए क्या है कि जिम्मेदार है। ये आज के साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है, जो कि आज का आपका 12वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी नौसेना में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? ये बनी है साथियों कविता साय। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी सर्जन वाइस एडमिरल जो कविता साय है, इन्होंने नौसेना में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभाला है। और ये 30 दिसंबर 1986 को गए कि सेना के चिकित्सा कोर में कमीशन हुई थी। कविता साय के 2024 में सेना पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको। अब बात कर सकते हम लोग प्रमुख महिलाओं के बारे में। तो जैसे कि साथियों को टेंसु शान का नाम पढ़ाया था, यह भी डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ बनी थी। साधना सक्सेना नायर की बात करें तो ये चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। सुजाता सोनिक का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, यह भी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। और अनामिका बी राजीव की बात करें तो ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी। ये आज के साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लास्टिक प्रदूषक देश है ये कौन सा बना है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और हालांकि साथियों मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्या है कि कवर करा दिए, लेकिन साथियों 6 क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों के और छूट रहे हैं। इन 6 क्वेश्चन को मैं आपको 20 अक्टूबर को कवर कराऊंगा। तो हम जल्दी मिलेंगे अगले क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।